integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं या अभी मेरे लेक्चर में पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत काफ़ी हो चुकी है और क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है, सेम वैसे ही चलेगा। आपको क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। वीडियो पॉज कर लो और अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, आंसर मैच करने के लिए क्या करना है आपको, वीडियो फिर आगे चलाना है। तो ठीक है, चलो, ये से क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, देखो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि ये इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला है पीजोमेट्रिक हेड, है ना, वो क्या है, वो है सम ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। देखो ये हेड वाला मैंने आपको ही बताया था, आप खुद अटेम्प्ट करके देख लो, वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये अपनी इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन, ये बर्नौली थ्योरम, इक्वल टू कांस्टेंट या टोटल एनर्जी हेड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या था, ये था प्रेशर हेड। ये क्या है, इसको काइनेमेटिक या डायनामिक या वेलोसिटी हेड बोलता है, या वेलोसिटी हेड। और इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है डेटम हेड। और ये तो अलग अलग टर्म है, तो मैच कर लो। यहां पे कुछ पूछा है क्या, यहां पे डायनेमिक हेड पूछा है। देखो ऑप्शन दूसरे में डायनेमिक हेड के बारे में आ रहा है, दूसरे में डायनेमिक हेड, दूसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है डायनेमिक हेड इक्वल टू सम ऑफ डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो देखो डायनेमिक हेड सिर्फ और सिर्फ ये अकेला यही है ना, ये सम ऑफ डेटम एंड वेलोसिटी हेड नहीं है। ये डायनेमिक हेड और वेलोसिटी हेड तो एक ही होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट अपना गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है पीजोमेट्रिक हेड, है ना, वो डेटम हेड एंड प्रेशर हेड का समेशन है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो P बाई रो जी प्लस जेड, ये इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। ये लास्ट क्लास में बताया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पढ़ी थी, वहां पे भी मैंने बताया था आपको। तो ये हो गया अपना, ये क्या, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट है स्टेग्नेशन हेड इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। देखो तीसरे स्टेटमेंट से पहले फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। फोर्थ है टोटल हेड इक्वल टू सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड प्लस डायनेमिक हेड। सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड प्लस डायनेमिक हेड, यही तो है। ये क्या होगा, इसको और इसको दोनों को मिला के P बाई रो जी प्लस जेड क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड, प्लस इसको बोल दिया वेलोसिटी हेड या डायनेमिक हेड। जिन तीनों में से एक नाम कोई भी बोल दो, वो उनको तीनों को जोड़ने पे क्या जाता है, ये जाता है अपना टोटल हेड। तो टोटल हेड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थर्ड के लिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि वो मैं लिख दूं, ठीक है। तीन अपन स्टेटमेंट पहचान चुके हैं। वैसे तो अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया यहां से, ये कि दूसरा स्टेटमेंट जिसमें करेक्ट नहीं आ रहा है वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। लेकिन मैं अपन को एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि जो अपना जो क्वेश्चन आएगा एसएससी में वो एक स्टेटमेंट पे ही आ जाएगा, इसलिए एक स्टेटमेंट अपन को आना चाहिए। ये ईएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एसएससी में तो एक स्टेटमेंट ही पूछ लेगा पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, तो सारे या फिर ये एक जैसे थर्ड स्टेटमेंट ही पूछ लिया, सिर्फ इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी से। अब देखो इसमें लिख रखा है थर्ड में स्टेग्नेशन हेड इक्वल्स टू वो लिख रखा है सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। ये आपको याद आ रहा है कहीं पे, ये मैंने आपको कहां बताया था, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था पिटोट ट्यूब में, याद हो तो आपको, पिटोट ट्यूब में मैंने आपको ये बताया था। उसमें ये लिखा था मैंने कि पूरा एनर्जी इक्वेशन लगाई थी, उसके बाद में, है ना,
पिटोट ट्यूब पे क्या होता है, V2 की वैल्यू 0 होती है ना, पिटोट ट्यूब पे स्टेग्नेशन पॉइंट आता है। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। इस पे अपने न्यूमेरिकल भी किया है। तो उसमें क्या आया था, उसमें फॉर्मूला जो निकल के आया था वो निकल के आया था वेलोसिटी हेड इक्वल्स टू, वो था स्टेग्नेशन हेड माइनस प्रेशर हेड, वहां पे ये था। इसने क्या किया है, स्टेग्नेशन हेड इक्वल टू किया है, तो ये इधर इस साइड में है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ गए, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें दूसरा नहीं है और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर तो हो गया अपना। आंसर तो पहले ही कर चुके थे, ये दूसरा गलत होते आंसर कर चुके थे बी ऑप्शन। लेकिन एक एक स्टेटमेंट के बारे में अपन को पता है, ये है अलग से। तो ये क्वेश्चन जो है ना, एक अपना क्वेश्चन, वो तो बेसिक जो 3 स्टेटमेंट है ये तो बार बार पढ़ते हैं, याद हो जाता है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ना। बस वैल्यू दे दो कि ये इतनी इतनी वैल्यू है, तो आंसर बताओ, है ना। किसी एक की वैल्यू की किसी एक का पूछ लेगा तीनों में से, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अपन ने सीख लिया, 4 क्वेश्चन हो गए इसमें साथ में। देखो एसएससी और ईएससी में इतना डिफरेंस है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। बस लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन ज्यादा ना क्वेश्चन पे ज्यादा वो नहीं है कि उसी सेम के सेम कंटेंट में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बड़े कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। ये क्वेश्चन बता सकते हो, मैचिंग का क्वेश्चन है। फिर से मैंने मैचिंग का क्वेश्चन क्यों लिया है, मैचिंग का क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें हो गए एक साथ में ही। देखो पहला है, इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी में इनको अपने मैच करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला जो है ना, ए लिस्ट ए में वो ए है, उसका है द टाइप ऑफ वोर्टेक्स फ्लो इन विच नो एक्सटर्नल टॉर्क रोटेशन, जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क इसकी वैल्यू 0 कह रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सा वोर्टेक्स फ्लो है। याद आया कुछ वोर्टेक्स फ्लो पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो था, एक फ्री वोर्टेक्स फ्लो था। तो इसमें कौन सा था, है ना, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो क्या था, फ्री था। तो ये एक तो ऑप्शन आ जाएगा पहला। ए में क्या कौन सा आना चाहिए, फ्री। ए में 2, ये तो आप ही आराम से बता देंगे, है ना, बता देंगे ना। अब देखो, अब दूसरा ऑप्शन है फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो उसमें क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन दे दिया ना उसने, एक्सटर्नल जो टॉर्क दे दिया ना पंप के अंदर, है ना। तो उसमें क्या है, तो उसमें आएगा बी में। तो ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, कौन सा वोर्टेक्स फ्लो हो जाएगा, ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो हो जाएगा। ये पंप पढ़ेंगे तो और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इसमें फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। कौन सा आंसर हो गया, बी में हो गया 4। अब देखो मैच करो ऑप्शन बी और डी में, ये आ रहा है 2 और 4, है ना। अब देखो बी एंड डी में एक, अब सी को मैच कर लो, सी में से पता चल जाएगा फ्री सरफेस ऑफ वोर्टेक्स फ्लो, फ्री सरफेस ऑफ वोर्टेक्स फ्लो। शेप क्या थी उसकी, शेप क्या थी, 2D में बोले तो पैराबोला और 3D में बोले तो पैराबोलॉइड। बताया था ना मैं आपको, उस पर रेड मार्क भी किया था। तो क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है। तो सी में कौन सा ऑप्शन आएगा, उसकी शेप पूछ रहा है, फ्री सरफेस ऑफ फोर्स वोर्टेक्स फ्लो की शेप पूछ रहा है, तो कौन सा आएगा, सी में 3 बच गया, वो डी में बच गया, डी में 1। डी में है क्या, डी में पूछ रहा है इन फोर्स वोर्टेक्स फ्लो द राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट एंड्स। तो देखो ये बोल रहा है डी में क्या कर रहा है, डी में कह रहा है कि जब फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में क्या होता है, ये ओमेगा, ये वोट देखो, ये जो सी में आया था ना, ये पैराबोलिक शेप आ गई थी, ऐसा ही करते हैं। अभी कह रहा है कि एंड्स पे है ना फ्लूइड है ना, फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। एंड्स पे फ्लूइड जो है ना, वो तो क्या करता है, राइज हो जाता है, यहाँ पे एंड्स पे राइज हो रहा है। जबकि जो ये एक्सिस है ना रोटेशन की, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे थी, इनिशियल सरफेस कुछ ऐसे थी ना, तो ये एंड्स पे राइज कर गया और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो फॉल ऑफ, यहाँ फॉल हो गया, यहाँ राइज हो गया। तो ये एक्सिस पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ओरिजिनल एक्सिस ये थी, आप पढ़ चुके हैं। तो ये वोर्टेक्स फ्लो पे क्वेश्चन था। तो दो तो बिल्कुल आसान है, एक्सटर्नल नहीं है तो 0, और एक्सटर्नल 0 है तो फ्री,
दूसरा फोर्स्ड, दो ऑप्शन तो मैच हो गए यहां तक। तो सी में 3 क्योंकि शेप आपको पता है, और डी में 1 अपने आप मैच हो गया, और नहीं मैच हो रहा है तो फिर भी आपको इंफॉर्मेशन पता है। तो देखो पूरा वोर्टेक्स फ्लो ना, चारों चीजें यहां पे एक बार में हो गई, छोड़ के न्यूमेरिकल को। समझ रहे हो? देखो ये सी क्वेश्चन ये काम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें ऑप्शन देख लो, ऑप्शन मैच कर लो। ऑप्शन कौन सा आएगा? A24C3, 24C3 है, बी ऑप्शन आ गया इसमें। ऑप्शन तो आप मैच कर ही लोगे फिर ABCD बताने पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ही बताओ, पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन है, उसके अजम्पशंस पूछे हैं अपन को, यही तो पूछा है ना? ये किस पे एप्लीकेबल होती है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ स्टडी एंड अनस्टडी। अगर आपने याद किए हो तो मैंने 2 अजम्पशन बताए थे। बर्नौलीज इक्वेशन अपने डेराइव कहां से की थी? यूलर मोमेंटम इक्वेशन थी, वहां से डेराइव की थी। याद हो तो आपको, यूलर मोमेंटम इक्वेशन से डेराइव की थी। उसमें 2 अजम्पशन लिए थे, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा अजम्पशन लिए अपने, उससे अपने बर्नौली इक्वेशन उसे डेराइव कर दी। तो टोटल 4 अजम्पशन थे, 2 यूलर मोमेंटम इक्वेशन के और 2 एडिशनल जो अपन ने अजम्पशन लिए उससे बर्नौली इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम डेराइव कर दी। तो टोटल 4 में से आपको अजम्पशन बिल्कुल मैंने बताया था, याद रख लो बिल्कुल। तो उसमें स्टडी एंड अनस्टडी का तो कुछ था ही नहीं, स्टडी होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा रियल फ्लूइड, नहीं कुछ ऐसा था, रियल फ्लूइड तो नहीं, आइडियल फ्लूइड था, आइडियल फ्लूइड था ना, इनविसिड बोल रहा था ना, आइडियल फ्लूइड। और तीसरा ऑप्शन है ऑल फ्लूइड्स एंड फ्लो अलोंग स्ट्रीमलाइन, नहीं ऑल फ्लूइड नहीं, ये ऑल में रियल फ्लूइड आ गया, इसमें सारे न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन सब सारी चीजें, जैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना क्या था? आइडियल फ्लूइड। और 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर तो वैसे ही डी आना है। तो पढ़ लो पहले। स्टडी फ्लो बिल्कुल सही बात है, आइडियल फ्लूइड बिल्कुल सही बात है, अलोंग स्ट्रीमलाइन ये पूरा सिर्फ, ये मैंने क्लासरूम में, इसमें नोट्स में मैंने मिल जाएगा आपको, और इसमें लेक्चर में मैंने बताया था, तो ये ऑलरेडी करा चुका हूं। ऑप्शन इसमें डी, ये तो आपको खुद ही करना था। चलो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, है ना? ये क्वेश्चन है, अपने एसएससी में कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना? लेकिन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। क्वेश्चन तो अपन को आना ही चाहिए, जब पूरा सिलेबस तो सेम ही होता है दोनों का, और इसमें लेवल का भी कुछ नहीं है कि अपन को आना चाहिए। लेकिन तो ऐसा नहीं ना समझे कि ये से क्वेश्चन है तो कुछ अलग है। देखो पढ़ के देखो क्वेश्चन, है ना? जैसे जो मैंने पढ़ाया था वहां से हो रहा है क्वेश्चन। देखो पहला स्टेटमेंट है ना? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों कौन कौन सा ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ये ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रू है फॉल्स है, एक दूसरा फॉल्स है, तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो स्टेटमेंट देखें ट्रू है फॉल्स है, कौन सा है, फिर देखेंगे आंसर। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन यील्ड्स टू बर्नौलीज इक्वेशन। ट्रू है फॉल्स है? जस्ट मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बोला था कि अपने यूलर मोमेंटम इक्वेशन है, उसको उसी से ही अपने कुछ एडिशनल अजम्पशन लगाए, उससे अपने डिराइव की थी ये अपने बर्नौलीज थ्योरम। ये ना यही स्टेटमेंट कह रहा है, तो करेक्ट है इनकरेक्ट है? ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 ये है करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 है यूलर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई यूलर इक्वेशन किसकी है? वो यूलर इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन है ना, यूलर मोमेंटम इक्वेशन, तो किसकी होगी? वो किसके कंजर्वेशन पे होगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होती है। मास पे कब से होने लग गई? मास पे कौन सी थी? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन किस पे है? वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन याद आपको रिवाइज हो जाए, वो क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ मास पे थी। और जो अपनी जो यूलियर की इक्वेशन है, यूलियर्स मोमेंटम इक्वेशन, वो किस पे है? वो मोमेंटम पे। और जो एनर्जी इक्वेशन ये बर्नौलीज थ्योरम है,
वो किस पे थी, वो थी एनर्जी पे। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से मैंने तीनों को एक जगह लिख दिया है ना, याद करने के लिए। पूरा मैंने तो लेक्चर में तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना, अजम्पशन भी लिखवाए हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक साथ में बता दिए कि तीनों पे ये क्वेश्चन बनता है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, किस पे बेस्ट है, तो तीनों के मैंने बता दी। तो देखो स्टेटमेंट क्या हो गया, अपना स्टेटमेंट हो गया 2, जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन मैच कर लो कौन सा आ रहा है। इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है सी, ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, पहला ट्रू, दूसरा जो है वो फॉल्स है। देखो ये से क्वेश्चन है, ये आपको देख के लगेगा तो पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको अगर पढ़ाई की आपने तो स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ ये सी ऐसा कुछ नहीं आता है, इसलिए मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पढ़ाया है वो भी पूरा डिटेल से पढ़ाया है ताकि आपको पूरा नॉलेज हो, है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन करना है आपको, फिर पढ़ाई नहीं करनी है, फिर से नोट से नहीं पढ़ना है। लेकिन आप क्या करते हैं, मैंने जनरली यही देखा है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर सारे सीधे सीधे क्वेश्चन जाते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन के ना आंसर रट लेते हैं। आपको पता नहीं होता उसकी बैकग्राउंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, या न्यूमेरिकल भी आप फॉर्मूला रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता होता, थ्योरी पता नहीं होती, सीधा रट लेते हैं। वैसा करने पे बहुत गलत होता है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ऐसा ना करें, पूरा एक बार तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, समझ गए। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ो। ये क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ना है, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मैंने 2 या 3 बार मैं बता चुका हूं। जब प्रेशर पढ़ाया था मैंने, प्रेशर जो यूनिट पढ़ाई थी, तभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। एग्जाम्पल कराया था पहले, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें भी करा चुका हूं। तो आप ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी यूएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन क्या है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, अपन को पता है P इक्वल टू रो जी एच। क्वेश्चन कह रहा है कि इसने मरकरी है ना, मरकरी कॉलम है, उसके लिए तो उसने दे रखी है जो हाइट दे रखी है या डेप्थ दे रखी है, जो मरकरी कॉलम की कितनी दे रखी है 0.8 मीटर। वही बोल रहा है कि अगर वाटर में होए वही कॉलम की डेप्थ जो हाइट है वो कितनी होगी। तो अपन जानते हैं P इक्वल टू रो जी एच है ना, तो दोनों में कंपेरिजन कर दो। P ऑफ जो प्रेशर तो सेम ही होगा दोनों में, तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने। रो जी एच ऑफ वाटर इक्वल टू रो जी एच ऑफ मरकरी। मरकरी मैं एच जी लिख दूं, मरकरी एम नहीं लिखते हैं। तो देखो ये वाटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो क्या रो डब्ल्यू वाटर, रो डब्ल्यू लिख दिया मैंने, जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एच डब्ल्यू इक्वल टू रो ऑफ एच जी क्या होती है, रो ऑफ एच जी होती है 13.6 इंटू रो ऑफ वाटर। मैंने आपको वहां पे बताया था कि आप क्वेश्चन में देने दे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कितना होती है 13.6 इंटू रो ऑफ वाटर। रो ऑफ वाटर कितने होते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रो ऑफ एच जी कितना होती है 13600, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया एच ऑफ एच जी, ठीक है। अब ये सोल्व करो, एच डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एच डब्ल्यू हो जाएगा 13.6 रो डब्ल्यू डिवाइड बाई रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच ऑफ एच जी, ठीक है। ये क्या होगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई ये कैंसिल, और एच ऑफ एच जी कितना दे रखा है, एच ऑफ एच जी दे रखा है 0.8। इसको कैलकुलेट करो और ये आ जाता है 10 के आसपास आता है, ये 10 के आसपास आता है। देखो 13/104, तो ये ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास आएगा, अराउंड 10.5 के आसपास आता है, 10 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आ गया 10.05 का ऑप्शन आ गया, तो ये अपना आ गया सी ऑप्शन। ये तो आप लोगों को ही सोल्व करना था, बिल्कुल बेसिक है, और ये मैंने 2 या 3 बार, ये तीसरी बार बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया होगा, आप पक्का ही हो गया होगा।
देखो मैंने आपको ना प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन कराया है, और एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, दूसरा सब्जेक्ट पैरेलल में जब चलेगा तब भी मैं बीच में क्वेश्चन कराते रहूँगा, ताकि आपको रिवीजन होता रहे, और एग्जाम के लिए टाइम बचा है तो तब तक भूल न जाए, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ही काम की है एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में। ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं और क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन किस पे है? ये क्वेश्चन है अपना डायमेंशनल एनालिसिस पे। ये जो अपने डायमेंशनलेस नंबर पढ़े थे, मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, वो सारी चीजें, वो क्वेश्चन है। तो इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है फिर से। तो 4 क्वेश्चन बन गए ना मैचिंग के, 4 क्वेश्चन, तो लगभग वो रिवीजन हो जाएगा इसमें। दूसरे लिस्ट ए में तो क्या दे रखा है? नंबर दे रखे हैं। लिस्ट बी में क्या है? इसके एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो ये एप्लीकेशन का है ना। एक क्वेश्चन और आएगा मैचिंग का, वो आएगा इसकी डेफिनेशन का, कि कौन से 2 फोर्सेस का रेशियो है। तो वो वहां पे पूरा डेफिनेशन का एक 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे मैचिंग में। ये 4 क्वेश्चन एप्लीकेशन के बन गए। तो देखो कितने एक साथ में बहुत सारा रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मैंने जैसे याद करने को बताया था, फोर्स के साथ में याद करने को मैंने बताया था, तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहला है मैक नंबर। मैक नंबर, मैक नंबर कौन से फोर्सेस का रेशियो होता है? ऊपर में तो इनर्शिया फोर्स, नीचे में कौन सा आता है? नीचे में कौन सा आता है? नीचे में आता है डिवाइड में जो करते हैं ना, वो आता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी वाला फोर्स आता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, जो फ्लो कंप्रेसिबल हो जाए, उसके लिए कौन से केस में होता है, उसके एप्लीकेशन कौन से होंगे? स्पीड हाई स्पीड होनी चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया था वहां पे ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये वाली आ जाए, है ना, टर्म कहीं भी लिख दी जाए तो वो एप्लीकेशन होगा। या फिर जो हाई स्पीड, जैसे कि रॉकेट वॉकेट, वैसी वाली जो है ना हाई स्पीड, वहां पे होता है कंप्रेसिबल फ्लो। तो ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए आता है मैक नंबर। तो ऑप्शन में देखो कहीं मैच कर रहा है क्या? कंप्रेसिबल फ्लो का दिख रहा है। देखो दूसरा ए में 2, देखो ए में 2 C और D दिख रहा है। तो ये 2 क्या है? लॉन्चिंग और रॉकेट्स, ये आ गया ना। तो पहले में आ गया 2। तो पहला ये मैक नंबर है, वो किसके लिए आता है? मैक नंबर आता है ये कंप्रेसिबल फ्लो, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फोर्स से डिवाइड करते हैं ना इनर्शिया फोर्स को, तब आता है ये। तो ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है। अपना कौन सा आ गया? रॉकेट। तो रॉकेट ऑप्शन क्या आ गया इसमें? ऑप्शन है ए में 2, ठीक है, ए में 2। अब बी देखो, ऐसे ही याद करने को मैंने बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं। दूसरा है बी थॉमस नंबर। ये पढ़ेंगे अपन, जो फ्लूइड मशीनरी है उसमें पढ़ेंगे। तो अभी यहां के लिए बता दूं, वहां पे अलग से पढ़ेंगे। इसमें न्यूमेरिकल पे आता है, गेट में भी आता है, और डेफिनेशन पे ही आ जाए। तो इसका एप्लीकेशन किस पे है? ये है कैविटेशन पे है, ये कैविटेशन फिनोमिना। तो ए में, जिसमें बी में 3 आ जाता है, बी में 3। तो वहां पे अपन पढ़ेंगे अच्छे से। थॉमस नंबर है वो पूरा, मैंने फिर से पता नहीं ये क्वेश्चन रिकॉल कर पाता है नहीं कर पाता मैं, इसलिए मैंने यहीं पे बता रहा हूं। तो थॉमस नंबर हो गया कैविटेशन फिनोमिना, बी में 3। एंड ऑप्शन देखो आगे, फिर ए में 2, बी में 3। ऑप्शन तो आंसर तो आ गया, सी आंसर आ गया। सी आंसर अपन चेक कर रहे हैं, ये सी आंसर आ गया अपना, है ना। आंसर तो आ गया बस सी, लेकिन सी और डी में क्या दिया इसने, वो अपन मैच कर लेते हैं। सी में दिया इसने 5, सी में 5। सी क्या? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है? विस्कस फोर्स होना चाहिए। विस्कस फोर्स के लिए कौन सा है? रेनॉल्ड नंबर 5। हाँ, सबमरीन में विस्कस फोर्स होता है, बिल्कुल सही बात है। सी में 5। पाइप फ्लो क्या सबमरीन, उसमें आता है विस्कस फ्लो। तो ये आ गया 5, बिल्कुल करेक्ट है। डी में क्या है? 4 आया अपने आंसर सी में, डी में 4। तो वेबर नंबर 4। ये बिल्कुल क्या आता है? सरफेस टेंशन फोर्स होता है। सरफेस टेंशन किस में आता है? ये कैपिलरिटी में आता है। ये आ गया 4। तो ये आंसर हो गया अपना सी आंसर करेक्ट। मैक नंबर आपको पता है, थॉमस नंबर अपन आगे पढ़ेंगे याद रखने के लिए। अभी कैविटेशन फिनोमिना, रेनॉल्ड नंबर विस्कस फोर्स के लिए, सबमरीन आ गया आंसर। वेबर नंबर किसके लिए? ये सरफेस टेंशन फोर्स किस में होता है? कैपिलरी। तो कैपिलरिटी एक्शन, तो डी में 4। आंसर हो गया अपना सी ऑप्शन हो गया। देखो ऐसे इसके फोर्स से ही आपको एग्जांपल याद होंगे। तो मैंने 2 एक साथ में चीजें बताई थी आपको याद रखने के लिए। हो गया, एक साथ में रिवीजन हो गया, फोर्स का भी हुआ
और फोर्स का और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, है ना। वहां पे डायमेंशन एनालिसिस पे अपने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो ये साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है। अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, क्वेश्चन थोड़े बहुत कर रखे हैं, तो आप खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिए, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्टिकल स्केल दी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल दी हुई है ना। फिर जो एक डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज किसमें दिया, मॉडल में डिस्चार्ज दिया हुआ है, और डिस्चार्ज पूछा प्रोटोटाइप में। पहले तो ये बताओ, दो स्केल दी हुई है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, ये किसका है, ये रिवर का केस है ना। डिस्टोर्टेड मॉडल है ना, ये रिवर का केस है, उसमें ही आई थी अलग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल अलग अलग आई थी। तो उसमें देखो क्या पढ़ा था अपने पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया था, सीधा सीधा, है ना। एरिया ए आर के लिए क्या था, ए आर के लिए क्यों अपन सीधा सीधा क्यू आर के लिए लिख दूं, क्योंकि क्यू आर ही पूछा है ना। तो एल आर हॉरिजॉन्टल इंटू एल आर वर्टिकल रेज़ टू पावर 1.5, इसकी पावर 1 है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये था अपना फॉर्मूला, ये तो था क्यू आर इक्वल टू एल आर हॉरिजॉन्टल इंटू एल आर वर्टिकल पावर 1.5। अब ये सोल्व करो। अब इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दिया मैंने क्यू एम बाई क्यू पी, लिखते हैं मम्मी बटे पापा, याद करने के लिए मैंने बताया था ना आपको। तो ये क्यू एम बाई क्यू पी, ये है हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, स्केल दे रखी है, हॉरिजॉन्टल के लिए स्केल दे रखी है इसने 1/40 ना, मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल के लिए स्केल क्या दे रखी है 1/9 की पावर 1.5। ये तो डेटा तो दे रखा है, सीधे सीधे लिख दूं, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है। और क्यू एम की वैल्यू दे रखी है 1 और क्यूपी की वैल्यू पूछिए, क्यू एम की वैल्यू दे रखी है 1 एलपीएस लीटर पर सेकंड, और क्यूपी की वैल्यू पूछी है। अब तो देखो यहां से सोल्व कर ही लोगे आप, करो। यूपी इक्वल टू, ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 9 है ना, ये आ गया क्यूपी। तो 40 इंटू 1 हो गया, तो 1 में ये लिख दूं, है ना। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36 थी 108 और ये 0 एलपीएस। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। ये आ गया 1080 एलपीएस आ गया। ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन आ गया आंसर, बिल्कुल। ये बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है ना। तो बस ये यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो वर्टिकल में पावर 1.5 है। अब ये डिस्टोर्टेड मॉडल है, रिवर का केस है। नॉर्मल केस क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों इक्वल होती, तो क्या होता है एल आर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना लिख के अपन एल आर ही लिख देते, उसकी पावर क्या होती 1 + 1.5 क्या थी 2.5। तो अगर रिवर का केस ना हो तो पावर क्यू आर इक्वल टू एल आर, रिवर का केस ना हो तो क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू एल आर की पावर 2.5, है ना। ये क्या है, रिवर का केस है, इसने दे रखा था अलग से, समझ लिया अपन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट, तो चलो देखो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हमारे क्लासरूम में, इसमें मैंने लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर भी मैं अच्छे से फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं, तो फॉर्मूला आपको चीजें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो जाने चाहिए आपसे। देखो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए क्योंकि मैं सेम का सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। ये क्वेश्चन है, फिर से पक्का हो जाए आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है ना। वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो एसएससी एग्जाम में आया हुआ था, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पढ़ो। देखो क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है, स्केल दी हुई है एल आर की वैल्यू, दी है 1.1/25, है ना। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है ना, किस पे फोर्स दिया हुआ है
फोर्स दिया हुआ है एफ एम दिया है, एफ है ना, फोर्स पियर का केस है और केस क्या है, पियर है। पियर से पता चलेगा इसमें कौन सा नंबर लगेगा। और एफ एम मॉडल के लिए केस कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 0.5 kg, है ना। पूछा प्रोटोटाइप के लिए पूछा है। अब मुझे ये बताओ, पियर का केस मैंने बताया था, है ना। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो फिर से। इसमें नंबर कौन सा लगेगा मुझे ये बता दो। नंबर जैसे लगते ही और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन आपने लेक्चर पढ़ा है तो क्वेश्चन वहां पे ध्यान हो तो सेम का सेम बता दो, इसमें वहां से ध्यान याद करके बता दो कि यहाँ पे कौन सा नंबर लगाऊं मैं, या फिर फोर्स कौन सा है ये बता दो। ये कौन सा फोर्स है, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, ये पियर का केस कौन सा लगता है, ये जो है फ्राउड नंबर लगता है। फ्राउड नंबर के लिए फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा। तो ग्रेविटी फोर्स मैंने आपको बताया था F = m/g, रो इंटू v इंटू जी, तो क्या होगा रो L³ g। फोर्स था ये। Fr क्या हो जाएगा, Fr = ρr इंटू Lr³ एंड gr की वैल्यू 1, और फ्लूइड जो है ना सेम का सेम ही उसी में बात कर रहा है तो ρr की वैल्यू भी 1, है ना। तो Fr = क्या आ गया, Lr³। ये मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला सेम का सेम फॉर्मूला ही आपको बताया था। ये क्या है, F, ये ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स। याद आएगा आपको, याद आया। तो ये ग्रेविटी फोर्स है। ये फॉर्मूला मैंने फिर से आपको बताया है, अगर ये याद है ऐसे mg = ये पूरा लिख के ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधे सीधे ही Fr = Lr³, अगर रटने की आपकी कैपेसिटी है तो रट सकते हैं। मुझे आप लोगों पे बहुत भरोसा है, रटते बहुत हैं तो रट सकते हैं, हाँ। तो देखो मिटा दूं इसको मैं, देखो Fr = Lr³, ये अपना फॉर्मूला Fr = Lr³, Fm डिवाइड बाई Fp = Lr की वैल्यू कितनी है 1, ये पावर क्यूब। अब इससे Fp निकाल दो, Fp क्या आ जाएगा 25³ इंटू Fm, Fm की वैल्यू कितनी है 0.5, है ना। तो ये आ गया, इसका क्यूब कितना होता है 15,625, और 0.5 को मैं डिवाइड रख दूं। अब देखो डिवाइड, अब ये कर दो, ये अब इसको कैलकुलेशन करना है तो 7, 8, 1, 2.5, ये कुछ आ रहा है ऑप्शन में, ये आ गया सी आंसर आ गया अपना। ये कुछ नहीं था, बस Fr = Lr³, है ना। ग्रेविटी फोर्स है, आपको ये पता होना चाहिए। ग्रेविटी पियर का केस है तो ये ग्रेविटी फोर्स आ गया यहाँ पे, है ना। तो ग्रेविटी फोर्स आ गया तो Fr = Lr³, और फिर तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार फिर और करा दिया ताकि आपको याद हो जाए। ये एक बार आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो तो एग्जाम में होना ही चाहिए, है ना। नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन आगे नहीं आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर चुके हैं तो वो तो क्वेश्चन एग्जाम में होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है स्पिलवे, है ना। स्पिलवे पे दिया हुआ है कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए अपन को Lr की वैल्यू दी हुई है ना। लेंथ स्केल रेशियो दिया हुआ है और प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दे रखा है, और अपन को पूछा क्या है, मॉडल का डिस्चार्ज पूछा है। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ये क्या लिखा है, विस्कस फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स है ना, उसको उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते चलना है। तो ये पहले तो ये बताओ इसमें नंबर कौन सा लगेगा, है ना। ये कौन सा फोर्स आ रहा है, इसमें कौन सा केस कौन सा है ये बताओ मुझे। ये किसका है, ये है अपना फ्राउड नंबर लग रहा है ना, स्पिलवे फ्राउड नंबर लगता है इसमें, स्पिलवे इस पे लगता है फ्राउड नंबर, है ना। फ्राउड नंबर पे अपन ने रिजल्ट निकाला था, क्या निकाला था, ये V/√GY, है ना, GY = FR ये था, है ना। उससे क्या था V √LR, यही आया था VR = √LR, और जो QR = आया था AR × LR, है ना, AR × VR, तो क्या है AR LR² मल्टीप्लाई बाई √LR, तो कितना QR क्या आ गया LR की पावर 2.5। ये अपन ने पढ़ा था वहां पे,
ये फ्राउड नंबर जब पढ़ रहे थे, है ना। ये सब भी पूरा याद करने की ऐसे इतना जरूरत नहीं है ना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मैंने वैसे बताया था, तो क्यू आर इक्वल टू एल आर हॉरिजॉन्टल इंटू एल आर वर्टिकल की पावर 1.5 किसके लिए पढ़ते हैं, ये तो अपन याद करना ही करना था ना, रिवर का केस था। अब स्पीड में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल दोनों एक साथ में, उसने अलग अलग नहीं है इसमें दोनों एक ही स्केल है, दोनों एक ही स्केल है। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू ये 1 दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगी, पावर 1 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 2.5। तो डायरेक्टली आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसी का केस है तो ये पावर 2.5 हो जाएगी, है ना। तो मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला तो ये आ ही गया है, अब वैल्यूज रख दो। मैं फॉर्मूला में सीधे इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जगह थोड़ी जगह कम है ना इसलिए। तो फॉर्मूला ये देखो, क्यू आर इक्वल टू एल आर की पावर 2.5, ये अपना, अब कुछ नहीं करना, अब आंसर निकालना है बस, यही था अपना। ये क्या है, क्यू एम बाई क्यू पी इक्वल टू एल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल आर की वैल्यू दे रखी है 1/9 की पावर 2.5। अब पूछा है क्यू एम की वैल्यू पूछी है, क्यूपी की वैल्यू दे रखी है 1000, क्यूपी की वैल्यू है 1000 क्यूमेक मीटर क्यूब पर सेकंड। रखो यहां पे क्यू एन इक्व टू 1000 है ना, मल्टीप्लाई बाई 1/9 ये स्क्वायर, और ये आ गया 1/3। करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आप कर लो। इसको 81 को मैं 81 है मल्टीप्लाई बाई 3, मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ 80, और ये कैलकुलेट करके ये क्या आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 12 के आसपास आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, 12.5 आता है ना ऑलमोस्ट, तो ये आ जाए 12 के आसपास आ जाएगा, और ये 4 के आसपास आता है, 4 के आसपास ये इसकी वैल्यू आती है क्यूमेक, 4 के आसपास। तो ऑप्शन में कौन सा है, 4.11, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, तो ये आपको आनी चाहिए, वो तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही है। तो देखो आंसर आ गया 4 के आसपास आ गया 4.11, आंसर आ गया सी। करेक्ट है ना, बस यही तो यहीं पे तो था बस, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। और वैसे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता ही होगा क्योंकि अपन ने पढ़ा था वहां पे। तो ये गेट में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जनरली तो एक क्वेश्चन ही 1 नंबर का आना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का। ये भी देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर लगेगा, फिर क्वेश्चन तुरंत हल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट पे है, पढ़ो। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि मॉडल्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द प्रोटोटाइप। ऑलवेज देखो, ऑलवेज लिखा ना, ऑलवेज, ऑलवेज तो मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि जनरली मॉडल जो है प्रोटोटाइप से कम होते हैं, मतलब साइज में छोटे होते हैं, है ना, लेकिन जनरली बोला था, लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी साइज में बड़े भी हो जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ऑलवेज का कैसे नहीं होता है ना। तो ये हो गया पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आंसर तो यही हो गया अपना, लेकिन फिर भी देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक सिमिलरिटी बिटवीन ए मॉडल एंड प्रोटोटाइप कैन बी वेरीफाइड बाय इक्वेटिंग द रेनॉल्ड नंबर इन विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो बिल्कुल सही बात है। डायनेमिक, देखो डायनेमिक सिमिलरिटी किसके लिए क्या करते हैं, फोर्सेस को अपन क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। विस्कस फोर्स में क्या आता है, रेनॉल्ड नंबर जो विस्कस फोर्स में आएगा ना, तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आंसर ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बताओ, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होगा, मैक नंबर के लिए क्या बताया था मैंने, ये आना चाहिए कंप्रेसिबल फ्लो होना चाहिए ना। तो ये देखो आ गया कि ये स्पीड है ना, वो सोनिक वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मैंने बताई थी, तो वही आ गई, तो बिल्कुल सही है ये मैक नंबर। ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन हो गया। अब डी ऑप्शन देखो, डिस्टॉर्टेड मॉडल्स आर ऑलवेज एक्सैगरेटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। अपने रिवर केस पढ़ा था, उसमें एलआर वर्टिकल को तो अपन ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि एक लेंथ और दूसरा विड्थ है ना, वो
जो डेप्थ या हाइट की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो अपन को मॉडल के केस में क्या कर रहे हैं, उसको ना वो सेम ही डिस्टोर्टेड मॉडल होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो वर्टिकल स्केल है ना उसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा मॉडल के केस में, है ना। तो ये अलग करते हैं ना स्केल दोनों विजुअल के केस में, तो वही कह रहा है ये। तो दूसरा, तो ये ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी सी डी करेक्ट है और ए अपना इनकरेक्ट है, तो वही अपना आंसर है। ये 4 ऑप्शन पे देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है, हाँ, पूरा रिवीजन भी हुआ, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो भी, 4 ऑप्शन पे 4 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा है, हाँ बिल्कुल ही बेसिक है, ये आपको ही बताना है, सीधे सीधे बताना है। देखो मैचिंग का क्वेश्चन है, नंबर दे रखे हैं, डायमेंशनलेस नंबर दे रखे हैं 4, और 4 के लिए दूसरे में मैचिंग करनी है। वो फोर्स पे रेशियो पूछ रहा है, किस किस का क्या रेशियो है। पहला ऑप्शन है फ्राउड नंबर, बार बार पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट अभी पढ़े, क्या था, ग्रेविटी फ्लो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4, ए में 4, बी में बताओ सी एंड डी। ए में 4, बी यूलियर नंबर, यूलियर नंबर कौन सा आता है, यूलियर नंबर प्रेशर फोर्स पे था, तो ए में 4 में ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, सी, ए एंड सी, तो ये आ गया सी ऑप्शन आ गया अपना। बी में 3 ना, यूलियर नंबर पे प्रेशर फोर्स होता है, बी में 3, तो आंसर आ गया अपना सी। तो वैसे आंसर आ गया, आगे और मैच कर लेते हैं। ये इसी में आ रहा है 4 और 3 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया, लेकिन मैच कर लो सी। रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट है। डी बताओ मैक नंबर डी ये आ गया रिलेटेड टू इलास्टिक फोर्स, जो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आंसर करेक्ट है। तो ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, फोर्स पूछ रहा है कि कौन कौन सा फोर्स इसमें काम आता है, तो ये हो गया है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन गए अपने, तो ठीक है, ये रिवीजन काफी रिवीजन हो गया आपका। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान चीजें हैं ये, बिल्कुल इसमें लेक्चर में कराई हुई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना, जो ऑलरेडी करा चुका हूं वो तो आना ही चाहिए कम से कम। अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। इन मॉडल सिमिलरिटी इफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शिया फोर्सेज आर ओनली इंपॉर्टेंट फोर्सेज, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज कौन सा हो गया, फ्राउड नंबर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये जो कौन सा लगेगा, फ्राउड नंबर लगता है। और उसमें क्या आता है, देन व्हाट इज द डिस्चार्ज रेशियो, जस्ट अभी क्वेश्चन किया था, जो उसमें क्या आता है, क्यूआर की वैल्यू क्या आती है, फ्राउड नंबर केस लगता है, फ्राउड नंबर लगता है, फ्राउड नंबर केस में क्यूआर क्या आता है, ग्रेविटी फोर्स में क्यूआर इक्वल्स टू एलआर की पावर 2.5 क्या लिख दूं, 5/2। जब दोनों जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल इक्वल हो तो क्या आता है, ये वैल्यू पावर में जो 2.5, और दोनों इक्वल नहीं होती है, तो एलआर हॉरिजॉन्टल इंटू एलआर वर्टिकल की पावर 1.5, दोनों इक्वल दे रखी है, तो अपना ये सी ऑप्शन हो गया, इसमें हो गया ना, सी ऑप्शन इसमें हो गया है। तो ऐसे सीधे सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट हो रहे तो आसानी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये पढ़ो, ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इसको। द परफॉर्मेंस ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ए फ्लड हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड इन ए 1/25 मॉडल बेस्ड ऑन फ्राउड लॉ ऑफ सिमिलरिटी। देखो इसमें स्केल क्या दे रखी है, एलआर की वैल्यू दे रखी है, सॉल्यूशन एलआर की वैल्यू दे रखी है 1/25 है ना। फिर दे रखा है ये क्या, फ्राउड नंबर इसने खुद नहीं बता दिया कि फ्राउड नंबर इसमें काम आएगा। देन ए फ्लड वेव पासिंग थ्रू द मॉडल, है ना, जो मॉडल में जो टाइम है वो कितना दिया है, टीएम, वो दिया हुआ है इसने 2 आवर्स का। टीपी पूछा है इसने, जो प्रोटोटाइप में पूछ रहा है ना, वो कितना टाइम जो है कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा। एलआर की वैल्यू रखी है, जो मॉडल में टाइम जो दिया हुआ ना वेव के लिए, है ना, पास होने के लिए कितना टाइम है वो दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है, तो ये प्रोटोटाइप के लिए टाइम पूछा हुआ है। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन अपन ने नहीं किए हैं, है ना,
ये तो किया, लेकिन ये तो प्राउड नंबर है अप्लीकेबल, इसने क्वेश्चन में दे दिया है ना, तो ये तो अपन को पता ही है, वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर, ये तो पढ़ते ही हैं सबसे पहले। क्या कैसे पढ़ते हैं, वी अपॉन अंडर रूट जी वाई इक्वल टू एफ आर, दोनों एफ ये प्राउड नंबर और ये दोनों मॉडल प्रोटोटाइप दोनों के लिए, तो एफ आर वी आर इक्वल टू यहाँ से आया है, ये निकल के आया है, यहाँ से ये निकल के आया है, तो मैं फिर से आपको रिकॉल करवाया मैंने, कुछ नहीं है बस, वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर। ठीक है, अब मुझे पता है v इक्वल टू एल बाई टी, तो वी आर इक्वल टू एल आर डिवाइड बाई टी आर, है ना, क्या होगा एल आर डिवाइड बाई टी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर, तो टी आर क्या हो जाएगा, टी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर। तो अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें कि सीधा टी आर का आपको ये सब करना ना पड़े, तो आप अगर रट सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं तो कर लो, मैं तो नहीं रखता हूं, मैं तो सीधे इसी से ही v अपन ये क्या कहता है एल अपन टी बना लेता हूं और उससे ही निकाल देता हूं। वैसे भी मेरे को इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं कि मेरे को सीधा याद रहता है कि ये टी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर होता है। अब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है। अब रखो आंसर, और आंसर वैल्यू रखो और आंसर निकालो। देखो क्या रखा, टी एम बाई टी पी इक्वल टू, ये अपन को निकालना है टीपी, टीपी क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 10 आवर्स। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आ गया सी, तो क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था बस यही था, यहां से निकालना है वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर, बस वैल्यू पुट करो इसकी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, वैल्यू आएगा टी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये ना दिमाग नहीं लगता है एग्जाम के टाइम पे, तो गेट में भी ये 2 नंबर का भी आता है, कभी कभी तो 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, और कुछ नहीं है, बस देखो ये इतना लिखना है और ये इतना लिखना है, 2 नंबर मिल गए गेट में, अपने एग्जाम में भी आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना डायमेंशनल एनालिसिस के, क्यूब क्वेश्चन कर लिए अपन ने, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, तो न्यूमेरिकल है ये भी, तो पढ़ो इसको, डेटा क्या दिया हुआ है उसको समझो, कौन सा इसमें नंबर लगेगा वो बताओ, उसके बाद में बस कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस पता चल जाए डायमेंशनल एनालिसिस में यही है। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो यही है कि अपन को पता चल जाए कि कौन सा इसमें नंबर लग रहा है, कौन सा इसमें फोर्स है ना, तो उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन, कुछ नहीं है बस। इसमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एनर्जी लॉस इन ए पाइपलाइन ऑफ 1 मीटर डायमीटर थ्रू विच केरोसिन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है ना, और डिस्चार्ज दे रखा है, ये हैं सारे इसके दिए हुए थे। फिर ये तो सारी प्रोटोटाइप की दे रखी हैं सारी, है ना, जो इंफॉर्मेशन। फिर मॉडल है ना, उसकी कुछ दे रखी हैं, पाइप की डायमीटर दे रखी है, और ये विस्कोसिटी दे रखी है, और कौन सा फ्लूइड है वो दे रखा है। अपन को पूछा क्या है, अपन को डिस्चार्ज पूछा है मॉडल में, है ना। तो देखो पहले तो ये देखो इसमें विस्कोसिटी दे रखी है, तो विस्कोसिटी देखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, विस्कोसिटी विस्कोसिटी दे रखी है, तो नंबर कौन सा लगना चाहिए, विस्कोस फोर्स जहां आता है किसमें, रेनॉल्ड नंबर, है ना। वैसे ही पाइप फ्लो दे रखा है, पाइपलाइन में पाइप फ्लो दे रखा है, तो वैसे ही ध्यान आ जाना चाहिए। तो आपको पता है, ये आसानी से बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें रेनॉल्ड नंबर लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें रेनॉल्ड नंबर पता करने में। बस ये पता हो गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ नहीं है। तो रेनॉल्ड नंबर इसमें क्या करना है, रेनॉल्ड नंबर मॉडल के लिए इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप में ये करना है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू, पाइप के लिए पढ़ चुके हैं, है ना। मैं नॉर्मली क्या है इसमें एल लिखता है, यहाँ पे क्या लिखता है, एल लिखता है, लेकिन मैंने पाइप फ्लो आपको पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा डायमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब है ना, इसने क्या रखा है, रो वी अपने वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन में कोई वेलोसिटी की टर्म नहीं दी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्चार्ज, तो इसको मैं
रिप्लेस करता हूँ डिस्चार्ज से, Q इक्वस टू ए इंटू वी, तो V इक्वस टू क्यू अपॉन ए ना, तो रख दो यहाँ पे। तो रेनॉल्ड नंबर इक्वस टू रो Q, और इसको मैं लिख दूँ Q अपॉन पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? मैंने इसको V को ये लिख दिया है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाई 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू डी, और डिवाइड में है जो वो है म्यू। ठीक है, ये एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो रेनॉल्ड नंबर क्या आ जाएगा, रेनॉल्ड नंबर आ गया 4Q रो डिवाइड बाई म्यू इंटू पाई इंटू डी, है ना, ये आ गया है। ये मैंने इसको डिस्चार्ज की टर्म में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को रिक्वायरमेंट ऐसी ही है, तो मैं जगह को बचाने के लिए मैं ये मिटा रहा हूं ताकि अपन को सीधा सीधा यही यूज कर पाए। क्योंकि एक में डिस्चार्ज दे रखा है, मॉडल में डिस्चार्ज पूछा है, प्रोटोटाइप में दे रखा है, तो इसलिए मैंने डिस्चार्ज की टर्म में बना लिया। तो मॉडल रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप रख दूं यहाँ पे, तो ये रख दिया मैंने 4Q रो डिवाइड बाई म्यू पाई इंटू डी ऑफ मॉडल इक्वल टू 4Q रो डिवाइड बाई म्यू पाई इंटू डी ऑफ प्रोटोटाइप, है ना। अब मैं इसको मिटा दूं। अब देखो ये तो कांस्टेंट है पाई बाई 4, ये तो दोनों में सेम ही होगा, ये तो सेम ही है, और ये तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम ही है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मैं इसको, ये हो गया। अब वैल्यू बाकी बची है ना, उसकी वैल्यू पुट कर दो। अपन को पूछा क्या है, मॉडल का डिस्चार्ज पूछा है ना, और साथ में सारे मोड क्यू एम मल्टीप्लाई बाई रो। मॉडल का ये कौन सा दिया है अपन को, फ्लूइड क्या दिया हुआ है, फ्लूइड दिया हुआ वाटर। वाटर क्या होगा, डेंसिटी होगी रो डब्ल्यू, करेक्ट है। म्यू दे रखी है इसने, म्यू दे रखी है, डेटा रख रहा हूं मैं यहाँ पे, म्यू दे रखा है इसने 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई डी, डायमीटर दे रखा है इसने 0.1 इक्वल टू क्यू, इसका डिस्चार्ज क्या दिया हुआ है 2 क्यूमेक दिया हुआ है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड 2 क्यूमेक दिया हुआ है, और रो 0.8 इंटू रो डब्ल्यू। इसने ये जो केरोसिन लिया है उसका डेंसिटी ये दे रखा है 0.8 इंटू ये, और जो विस्कोसिटी दे रखा है वो है 0.02, और जो डायमीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है, मैं डेटा यहाँ से लिख रहा हूँ, डायमीटर दे रखा है 1 मीटर। अब आपको क्या करना है, क्यूएम निकालना है यहाँ से, ये तो सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करो, वैल्यू निकालो। ये 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया, तो क्यूएम इक्वल टू, है ना, 10⁻⁻2 कैंसिल हुआ है, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 क्या आ गया, ये आ गया, है ना, ये आ गया 0.08, और ये 0.08, और ये क्या आ गया, क्यूमेक में आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। ऑप्शन किस में पूछा है, ऑप्शन पूछा है इसमें लीटर में, तो क्या कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 1000 है, 2 जीरो कट गए और 1 जीरो आ गया, 80 LPS आ गया लीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको तो इस क्वेश्चन को देख के क्या पता चला कि आप ये तो इसने आसान कर दिया, इसने 80 लिख दिया, ये ऑप्शन लिख दिया, ये ऑप्शन में ये भी दे देता तो 0.08, तो आप क्या करते, सीधा क्यूमेक में निकालते और 0.08 रखा, टिक लगा दिया, और क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सिंपल हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, सिंपल नहीं करना है, देखना है कि किस यूनिट में पूछा है, किस यूनिट में पूछा है, लीटर पर सेकंड में पूछा है। अपना आंसर में किस में आया है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया अपना बी ऑप्शन, करेक्ट है। तो ये सारे अपने अभी तक जितना भी पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, मैंने सारे इसके प्रैक्टिस कराई, खूब क्वेश्चन करवाए हैं, और फिर से जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो बाकी के क्वेश्चन वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.